सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसुम में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर शुरू करें बात करें, सो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो हेल्प करता है इन डाइजेशन। ओके, सो फूड को डाइजेस्ट करने में है वो हेल्प करता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो कि यहाँ पे हम डाइजेशन की डेफिनेशन डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दैट कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रो मोलिक्यूल इनटू सिंपल माइक्रो मोलिक्यूल्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स को सिंपल मोलिक्यूल्स में है वो कन्वर्ट किया जाता है, लार्ज मोलिक्यूल्स को स्मॉल मोलिक्यूल्स में। एंड लाइक अगर हम बात करें मैक्रो मोलिक्यूल्स पॉलीमर्स को है वो मोनोमर्स में है वो यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको है वो ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू बॉडी सरफेस इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो अगर हम बात करें अभी डाइजेशन की, सो डाइजेशन में हम है वो अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सकता है। वो सेल के अंदर अगर कोई डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर जाके है वो डाइजेस्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, सो उसे हम है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। एंड वही अगर डाइजेशन किसी कैविटी में हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, कोई सेल्स है वो एंजाइम सीक्रेट्स कर रही है और सेल के बाहर है वो डाइजेशन अगर हो रहा है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो कहलाता है। सो यहाँ पे ये दो टाइप और मोस्टली लोअर इनवर्टिब्रेट्स में है वो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो देखा जाता है। एंड देन कंप्लीट डाइजेशन की अगर हम बात करें, सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इनटू सिंपल molecules, तो and as well as we also include like absorption. Okay, so absorption of simple molecules into blood streams. Okay, so and again complete digestive system भी वही होता है जो माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और सिस्टम अगर अवेलेबल है तो उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे है वो सबसे पहले फूड है वो इंटर करता है ओरल कैविटी में। ओके, सो फूड सबसे पहले आता है ओरल कैविटी में, सलाइवा के साथ में मिक्स होके एंड टीथ से है वो मेस्टिकेशन होकर यहाँ पे है वो बोलस का फॉर्मेशन हो आ जाता है, देन उसको स्वेलोन किया जाता है। देन ओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स में है वो यहाँ पे है वो देखने को मिलता है फूड है वो फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में है वो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की है वो पाइप्स है वो देखने को मिलती है ओरल कैविटी के बाद में, जिसको है वो सेपरेट किया जाता है बाई एपिग्लोटिस। ये यहाँ पे है वो रेड कलर में आप देख पा रहे हो, ये है विंड पाइप जो कि सांस से है वो ऑक्सीजन यहाँ से है वो जाती है लंग्स की तरफ, वो अलग ट्रैक रहता है। लेकिन जो फूड वाला ट्रैक होता है वो यहाँ पे है वो अलग होता है इसोफेगस वाला। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो विंड पाइप है जिससे है वो ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स की तरफ है वो जाती है, एयर है वो लंग्स की तरफ है वो जाती है, उसके हम वो बोलते हैं बिकॉज विंड यहाँ पे है वो इस ट्रैक से जा रही है तो यहाँ पे इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ओके, एंड ये यहाँ पे ये ट्रैक है, ये पाइप है जहाँ से फूड है वो जाता है, इसे फूड पाइप बोल देंगे। एंड ये है वो विंड पाइप है। ओके, सो ये फूड जिससे जा रहा है जिसे हम फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोल रहे हैं, वो ईसोफेगस से है वो एंटर करता है स्टोमच में। ओके, एंड थ्रू द कार्डियक स्पिंक्टर एंड इस स्टोमच से है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम वाले पार्ट में है वो फूड बाद में जाता है, वो भी एक स्पिंक्टर के थ्रू जाता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे है वो स्टोमच में भी ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, एंट्रम एंड पाइलोरिक। ओके, सो पाइलोरस वाला पार्ट तो यहाँ पे, लेकिन एंट्रम वाले पार्ट के पास में बॉडी वाला पार्ट भी होता है, उसको भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। सो फंडस, बॉडी एंड एंट्रम एंड पाइलोरस, ये 3 पार्ट्स यहाँ पे एक स्टोमच के अंदर है वो देखने को मिलती है। और स्टोमच के अंदर वाली पूरी वॉल है वो ये इस प्रकार से म्यूकस से है वो कवर्ड रहती है, ताकि प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयरिंग से है वो कवर्ड रहती है, ताकि क्योंकि अंदर है यहाँ पे ये HCl बहुत ही लो पीएच का है वो, यहाँ पे है वो एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है HCl का, तो उससे है वो वॉल है वो स्टोमच की वॉल डैमेज ना हो जाए, इससे है वो प्रोटेक्ट होने के लिए यहाँ पे म्यूकस की लेयर है वो देखने को मिलती है। स्टोमच के बाद में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी है वो डुओडेनम वाला पार्ट है वो आता है यू शेप्ड। ओके,
सो एंड ड्यूडेनम यू शेप की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे है वो कनेक्ट रहती है बाइल डक्ट। ओके, सो यहाँ पे बाइल डक्ट से है वो गॉल ब्लैडर है वो कनेक्ट रहता है, जो कि लीवर के पास में होता है, लीवर में ही होता है। तो लीवर यहाँ पे है वो होता है। देन है वो ये यहाँ पे पेनक्रियाज है वो देखने को मिलती है। ये भी एक ग्लैंड हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, अल्फा एंड बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से ये एक आती है। सो पेनक्रियाज यहाँ पे देखने को मिलती है। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन आती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन एट द एंड रेक्टम एंड एनस में है वो क्लोज होता है। सो ये यहाँ पे है वो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हो। ओके, एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो ये कुछ है वो पूरा ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, ये हम देख पा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें डाइजेशन की, अगेन डाइजेशन को अगर हम बात करें, सो डाइजेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है यहाँ पे। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। एंड ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस भी यहाँ पे दो टाइप से होती है, मैकेनिकल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फिजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस हम दोनों बोल सकते हैं। जिसमें यहाँ पे है वो उसको मैकेनिकली फोर्सफुली लाइक टीथ से एंड टंग से, या फिर कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से उसको यहाँ पे पीसा जाता है काइंड ऑफ। ओके, सो उस प्रोसेस से अगर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। सो लाइक अगर टिथ से हम वो टिथ से हम कर रहे हैं तो उसको मेस्टिकेशन बोल रहे हैं। एंड स्टोमच में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे है वो चर्निंग वाली प्रोसेस होती है। सो बक्कल कैविटी में लाइक जैसे फिजिकल ब्रेक डाउन होता है, टिथ से होता है, और टंग से भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें मेस्टिकेशन। ओके, एंड स्टोमच में है वो उसकी मस्कुलर वॉल से कॉन्ट्रैक्शन होके है वो पीसा जाता है, वो वहाँ पे भी उसको चर्निंग है वो बोलते हैं। दूसरा डाइजेशन में एक तो होता है ब्रेक डाउन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये एंजाइमेटिक प्रोसेस से भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस हम ब्रेक डाउन का ही पार्ट बोल सकते हैं। इसको थोड़ा करेक्ट करना होगा। देखो, एंजाइमेटिक प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। हमने मैकेनिकल प्रोसेस देखा जिसमें हमने फोर्सफुली हम इसको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा टाइप होता है केमिकल मेथड। ओके, सो जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ पे एंजाइमेटिक हम बोल सकते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रोल प्ले करते हैं, लाइक एमाइलेज एंजाइम है। ओके, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में एमाइल स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करके है वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि डाइमर्स होता है, हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का। ओके, सो डाइजेशन में दूसरा पार्ट हमने देखा, एक तो होता है ब्रेक डाउन, दूसरा पार्ट होता है अब्जॉर्प्शन। ओके, सो जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है फूड, तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स लाइक ग्लूकोज है, तो उसको है वो वहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक से है वो ब्लड में है वो अब्जॉर्ब करना है, वो अब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है। तो ये दो टाइप की प्रोसेस होती है डाइजेशन में, एक तो ब्रेक डाउन एंड एक अब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पार्टिसिपेट करता है, जो कि हमने डायग्राम बना के पूरा देखा, ओरल कैविटी से नीचे यहाँ पे अनस तक। देन वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बहुत सारी होती है, लाइक पेनक्रियाज, यहाँ पे हमने गॉल ब्लैडर एंड सेलेवरी ग्लैंड्स है, तो वो वहाँ पे है वो रोल प्ले भी करती है। और अगर हम बात करें टेक्स्ट में भी, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जब फूड है वो एंटर करता है, वो होता है बक्कल कैविटी में एंटर करता है माउथ से। सो वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में यहाँ पे हमें मेस्टिकेशन के लिए, पीसने के लिए, फूड को वो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं टुकड़ा करने के लिए तित हमें देखने को मिलता है। और तित में भी है वो दो टाइप के यहाँ पे तित्स हमें देखने को मिलता है। एक तो चाइल्डहुड में हमें वो टेम्परेरी मिल्क टीथ वो देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे गिर जाते हैं और नए बाद में वो परमानेंट टीथ आते हैं। तो दो टाइप के मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ दो होते हैं। तो
इसीलिए यहाँ पे है वो ह्यूमन में है वो 2 बार अपेयर होते हैं, इसलिए इसको है वो डायफाइडोंट्स भी है वो बोलते हैं। डायफाइडोंट उसे बोलते हैं जिसमें लाइफ में है वो 2 बार है वो टीथ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे अंदर भी है वो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ 2 बार आते हैं, तो यहाँ पे डायफाइडोंट इसको बोलते हैं। एंड ईच टूथ प्रेजेंट इन ए सॉकेट ऑफ ए जो बोन। ओके, सो जो कि सॉकेट्स में है वो यहाँ पे है वो टीथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, आगे हम देखेंगे। सो इसे हम थिकोडोंट्स बोलते हैं, थिकोडोंट एंड एक्रोडोंट, ब्लूडोंट, वो आगे हम पूरा देखेंगे, डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, सो एंड सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, तो हमें सभी को पता है 32 टीथ्स वो परमानेंट टीथ्स वो देखने को मिलते हैं। और उसमें भी अगर फार्मूला की बात करें टीथ फार्मूला की, तो वो 21-23 होता है। 21-23 मतलब यहाँ पे ऊपर हम 2 को है वो सबसे पहले शो कर रहे हैं इंसीजर से, एंड 1 को शो कर रहे हैं केनाइन से, एंड अगेन 2 जो है वो है प्री मोलर, फिर 3 है वो मोलर है। वो अगर हम इसकी डायग्राम बना के भी देखें तो यहाँ पे हमें वो केयर, तो ऊपर है वो 2 इंसीजर होता है, एक केनाइन होता है, 2 प्री मोलर होता है, और देन मोलर होता है 3। सो वैसे ही नीचे की साइड में, नीचे वाले जो में भी ऐसे ही होता है। सो इस प्रकार से मान लो ये है वो एक जो है नीचे वाला, सो उसमें है वो आधे की तरफ, हम ओनली आधे साइड की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड की तरफ। तो 2 तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से कट करने वाले इंसीजर देखने को मिलते हैं। एंड अगेन ये है वो हमें तीखा वाला है वो केनाइन है एक, एंड ये है प्री मोलर, मोलर से पहले आने वाला प्री मोलर, एंड ये है वो बाद में है वो 3 मोलर वाले टीथ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईच साइड 8 टीथ होते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले जो में आधे की साइड में 8 है, और आधे की साइड में लेफ़्ट साइड में है वो 8 है, तो ऑलमोस्ट 16 नीचे है, 16 टीथ नीचे है और 16 टीथ ऊपर है। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 32 टीथ, ओके, ओवरऑल। तो यहाँ पे 32 दांत यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 32 टीथ्स आर देयर, ओके। देन एंड यहाँ पे है वो 4 टाइप के है वो टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन की अगर हम बात करें इनकी अगर हम फंक्शन की बात करें, सो मोलर एंड प्री मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं ऑब्वियसली, एंड इंसीजर है वो कट करने का काम करता है। कुछ भी मान लो फ्रूट वगैरह हम खा रहे हैं उसको कट करने का टुकड़ों में, तो वो यहाँ पे इंसीजर का काम रहता है। और केनाई का है वो टीचिंग पर्चिंग और होल्डिंग फूड वगैरह को, वो यहाँ पे ये मोस्टली है वो कार्निवोर्स में है वो ये डेवलप रहते हैं। एंड अभी अगर हम बात करें कुछ स्पेशल टीथ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि एलिफेंट्स में आपने वो बहुत ही बड़ा है वो टस्क टीथ है वो देखा होगा, जिसे टस्क बोलते हैं, ओके। सो वो मॉडिफाई होता है इंसीजर से, जो 2 हमारे अंदर आगे वाले जो कट करने के लिए होते हैं ना, उसी से मॉडिफाइड होके है वो एलिफेंट में वो बड़े वाले लंबे सारे है वो टस्क टीथ है, एलिफेंट टस्क। तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिफेंट टस्क है वो कौन से टाइप के है वो टीथ से मॉडिफाई होता है, वो इंसीजर से होता है। और ये जो आप वल्रस देख रहे हो, सील जो होती है बर्फ़ वाले इलाके में, इसमें ये जो हाथी के जैसा ये टस्क है वो वेलरस टस्क, वो इंसीजर से मॉडिफाई नहीं होके वो केनाइन वाले टाइप के टीथ से वो मॉडिफाई होके बनता है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस याद होना चाहिए। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस की, तो वो यहाँ पे हमने जैसे कि बात किया हमारे अंदर थिकोडोंट टाइप का होता है, वैसे ही अलग अलग टाइप का होता है, एक्रोडोंट, थिकोडोंट एंड प्लूरोडोंट। ये 3 टाइप के है वो मोस्टली टीथ होते हैं। सो एक्रोडोंट टाइप का टीथ है वो क्या होता है, हमारे अंदर नहीं होता है, ये होता है जो कि टीथ है वो जो कि ऊपर वाले सरफेस से स्टार्ट होता है टीथ, और अपर वाले सरफेस से ही वो अटैच होके ये नॉर्मली अटैच रहता है वीकली। सो ये यहाँ पे जैसे कि ये जो है जो के ऊपर ये नॉर्मली ऊपर वाली सरफेस से ये टीथ यहाँ पे है वो अटैच रहता है। सो इसमें जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे फिशेज है, एम्फीबियंस है, इनमें ये एक्रोडोंट्स है वो टाइप का टीथ देखने को मिलता है। थिकोडोंट्स ये जो कि हमारे अंदर होता है, उसमें क्या होता है टीथ है वो प्रेजेंट होता है जो कि
सॉकेट्स में जो के अंदर एक सॉकेट होता है उसके अंदर धंसा हुआ रहता है दांत टीथ। ओके, लाइक जैसे कि ये एक जो है और जो के अंदर ये कुछ पार्ट रहता है, कैविटी रहती है, उसके अंदर धंसा रहता है। लाइक जैसे ऊपर ये अगर हम टीथ बनाए तो ये टीथ है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये देखो इस प्रकार से। सो जो के अंदर इस प्रकार से ये धंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ सॉकेट में। सो इसलिए इसको वो थिकोडोंट टाइप का वो टीथ बोलते हैं जो कि हमारे अंदर है। सो एग्जांपल हम बोल सकते हैं मैमल्स में। ओके, लाइक ह्यूमंस। ओके, सो यहाँ पे प्लूरोडोंट तीसरा टाइप का वो तीथा वो पाया जाता है जो कि लेटरल साइड में से ही है, वो लेटरल सरफेस जो कि लेटरल सरफेस से स्टार्ट होता है और ऊपर तक वो दांत है वो आ जाता है, जैसे कि स्नैक वगैरह में ये देखने को मिलता है प्लूरोडोंट्स टाइप का। ओके, अगर हम बात करें सेलेवरी ग्लैंड्स की, तो बहुत सारी सेलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पे वो देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम इमेज में भी हम देखेंगे तीन पैर हमें वो देखने को मिलते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के। ओके, ह्यूमन में अगर हम बात करें, ह्यूमन में थ्री पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स देखते प्रेजेंट इन ह्यूमन। ओके, सो लाइक अगर हम डायग्राम बनाए, सो यहाँ पे हमें ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में यहाँ पे पीछे की साइड में थोड़ा सा ईयर की साइड से थोड़ा ऊपर वाली साइड्स में यहाँ पे हमें वो देखने को मिलती है पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि मोस्टली सलाइवा का वो सिक्रेशन यहाँ से वो देखने को मिलता है। एंड जिस डक्ट के थ्रू ये सलाइवा आता है, रिलीज होता है, उस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ स्टेंसन, जो कि लार्जेस्ट डक्ट है। सो यहाँ पे लार्जेस्ट सलाइवा का भी प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है पैरोटिड ग्लैंड से। देन ये हम टंग शो कर रहे हैं, टंग रेड कलर से, जीभ। सो उसके टंग, जिसके लिंगुअल भी बोलते हैं टंग को, उसके नीचे मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड होती है जो कि जीभ यानी टंग के नीचे होती है, इसीलिए उसको सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। सो उसी इससे भी है वो सलाइवा है वो एमाइलेज सलाइवा रिलीज होता है। सो जिस डक्ट के थ्रू रिलीज होता है उसको डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है यहाँ पे डक्ट ऑफ रिविनस। एंड देन थोड़ा पीछे की साइड में, नीचे की साइड में हमें वो, ऊपर तो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, नीचे की साइड में है वो, बिकॉज मैंडिबल भी बोल सकते हैं, सब मैंडिबुलरी या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इससे भी एक डक्ट से वो सलाइवा रिलीज होता है जिसे वो वार्टन डक्ट है वो बोलते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स या फिर सेलाइवा, हाँ सेलाइवा जो लार होती है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस किस से ये मिलकर बना होता है, तो उसमें 99.5% तो वाटर ही होता है और उसका पीएच होता है सेलाइवा का 6.8, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है मोस्टली यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहाँ पे सेलाइवा का 99.5% वाटर का ही होता है। एंड सेलेवरी एमाइलेज होता है, बाकी अगर हम बात करें सेलेवरी एमाइलेज होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है, मेनली सिक्रेशन इसका है वो पैरोटिड ग्लैंड से होता है सेलेवरी एमाइलेज का। सो वाटर और एमाइलेज एंजाइम के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड पोटेशियम आयन। सो ये कुछ आयंस भी होते हैं और एज वेल एज एक एंटीबॉडी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी यहाँ पे है वो देखने को मिलती है। तो ये सब है वो कंटेंट है वो किया जाता है सलाइवा में। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अगर हम देखें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कितनी लेयर होती है, अगर हम बीच से कट करें तो ये यहाँ पे है वो ट्रांसफर सेक्शन कटिंग है। सो ये एलिमेंट्री कैनाल लाइक इंटेस्टाइन है। ओके, सो उसको अगर बीच से हम कट कर दे, तो बीच से कट करें तो बीच में तो ल्यूमन वाला पार्ट रहता है जिसमें फूड ट्रेवल करता है, सबसे बीच में आप देख पा रहे हो बीच में। लेकिन बाद में जो एलिमेंट्री कैनाल की जो बॉडी वॉल होती है उसमें हमें 5 लेयर है वो देखने को मिलती है, 5 लेयर्स है वो देखने को मिलती है। जो सबसे अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होती है उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि देखो सबसे अंदर यहाँ पे है वो हमें ल्यूमन वाला पार्ट दिख रहा है जिसमें फूड ट्रेवल कर रहा है और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी रहता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो उन एंजाइम्स वगैरह से बचने के लिए यहाँ पे ल्यूमन वाली लेयर है वो म्यूकस से है वो लेयर रहती है, म्यूकस की लेयर वहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस म्यूकस को सिक्रेट करने के लिए सबसे अंदर वाली लेयर
होती है म्यूकोसा लेयर, बिकॉज उससे है वो बहुत सारी सेल्स होती है यहाँ पे जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। सो इनर मोस्ट लेयर जो अंदर वाली लेयर होती है, बिकॉज 5 लेयर होती है, 5 में से जो अंदर वाली लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, एंड उससे नीचे वाली होती है सब म्यूकोसा लेयर। ओके, सो नीचे मतलब सब, सो म्यूकोसा के नीचे वाली जो लेयर होगी वो सब म्यूकोसा वाली लेयर होगी जहाँ पे ब्लड्स वगैरह, लिम्फ नोड्स वगैरह होगी। देन उसके बाद में वाली जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, 2 लेयर, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड देन है वो सर्कुलर मसल लेयर। तो 2 ये हो गई और 2 म्यूकोसा और सब म्यूकोसा हो गया। तो ये दोनों मस्कुलर लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लेयर। देन सबसे लास्ट में है वो सीरोसा वाली है वो लेयर हमें वो देखने को मिलती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, सो इसके बारे में वैसे हमने वो देख लिया। अगर इनके बारे में अगर हम नोट्स लिखे, सो देखो बाहर से अगर हम देखें, सो बाहर से पहली लेयर है सीरोसा, देन सेकंड है सर्कुलर मसल्स, थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल मसल, फोर्थ है सबम्यूकोसा एंड फिफ्थ है म्यूकोसा लेयर। ओके, अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा कुछ लिखें कि क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, सो वो भी हम वो यहाँ पे वो डिस्क्राइब इस डायग्राम में हम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। लाइक अगर हम बात करें सीरोसा के बारे में, ओके, सो सीरोसा हमें पता है आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, सो यहाँ पे इस लेयर में भी अगर हम बात करें क्या क्या होता है कंटेन, तो मेसोथीलियम कंटेन रहता है यहाँ पे आउटर पार्ट में। मेसोथीलियम मतलब एक स्लीपरी मेम्ब्रेन्स होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है मेसोथीलियम, एंड बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। सो मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि पेरिस्टाल्टिक कर्माकुंचन गति में है वो सहायक होती है, जो कि फूड है वो आगे की तरफ वो मूव करता रहता है इसी मूवमेंट के थ्रू, जो कि ये कंडक्ट करवाती है। सब म्यूकोसा लेयर में यहाँ पे हमने देखा कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है, एंड म्यूकोसा में कुछ यहाँ पे म्यूकोसा एक इनर मोस्ट लेयर है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक फॉर्म करती है एंड सिक्रेट करती है म्यूकोसा को, एंड अब सिक्रेटरी और ऑब्जर्व, तो सीक्रेट करने वाली सेल और ऑब्जर्व करने वाली सेल्स यहाँ पे है वो बहुत सारी प्रेजेंट होती है म्यूकोसा वाली लेयर में। सीक्रेटरी एंड ऑब्जर्वेटिव सेल्स है वो बहुत सारी प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है। देन अगर हम बात करें इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट करके हम देखेंगे बीच से अगर कैसी दिखाई देती है अंदर की तरफ से, सो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम कट करके देखें और अंदर वाली लेयर को अगर हम देखें, सो वो यहाँ पे बहुत सारी फोल्डेड हमें देखने को मिलती है। अंदर वाली जो लेयर होती है ल्यूमन के साइड में जो इसकी लेयर होती है इंटेस्टाइन की, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी फोल्डेड लेयर देखने को मिलती है जिसे हम विलाई बोलते हैं। विलाई होती है, बहुत सारी विलाई होती है, बिकॉज बहुत ये लेयर जो है वो एकदम फोल्डेड होती है। यहाँ पे इस फोल्डेड लेयर के ऊपर भी है वो ये बहुत सारी है वो हमें ब्रश जैसी यहाँ पे है वो और भी ज़्यादा फोल्डिंग है वो देखने को मिलती है। अभी इस विलाई के अंदर यहाँ पे है वो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लड कैपिलरीज है, और इसके बीच में यहाँ पे है वो लिम्फ डक्ट भी हमें, लिम्फ वेसल्स भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी होती है। सो डायरेक्टली इस विलाई से ही है वो डाइजेस्टेड फूड है वो इस ब्लड कैपिलरी में, ब्लड में है वो आता है, लाइक ग्लूकोज है। सो वो ग्लूकोज है वो इसी विलाई से ऑब्जॉर्ब होके, यहाँ से सेल से ऑब्जॉर्ब होके यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में आता है। सो ये जो विलाई है उसके ऊपर भी है वो ब्रूस जैसा है, यहाँ पे वो फोल्डेड और ज़्यादा है वो फोल्डिंग रहता है, तो उसे ब्रूस जैसा, ब्रश जैसा है वो अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए इसको ब्रूस बॉर्डर भी बोलते हैं इसको, अंदर वाली लेयर को, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे वो अब्जॉर्प्शन भी है वो बढ़ता है। ओके, एक तो आप वो सिंपल लेयर देखोगे, एक फोल्डेड लेयर देखोगे, तो ऑब्वियसली बात है फोल्डेड वाली लेयर में वो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ विलाई, ऑन द बेस ऑफ विलाई, तो विलाई के बेस पे यहाँ पे, और दो विलाई हम बोल सकते हैं दो विलाई के बीच में या फिर विलाई के बेस पे है वो नीचे इस साइड में है वो यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लेबरकोन्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी गॉबलेट सेल्स होती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। क्रिप्स ऑफ लेबरकोन्स यहाँ पे है वो मोस्टली है वो म्यूकस एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और कुछ सेल्स को वो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे स्टेम सेल्स भी यहाँ पे लेबरकोन्स में वो देखने को मिलती है।
तो मोस्टली म्यूकस को सीक्रेट है वो करती है। डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले है वो फूड है वो सबसे पहली वाली प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी में। हम शुरू से वापस आ रहे हैं, ओके, वापस से शुरू कर रहे हैं हम डाइजेशन को। सो सबसे पहले वाली प्रोसेस होती है फूड को इंजेक्शन करना, ओके, इनटेक करना, ओके, माउथ में लेना। तो माउथ में लेने के बाद में क्या होता है, तिथ है वो उसको फूड को मेस्टिकेट करते हैं, पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। एंड टंग्स क्या करती है, जीभ क्या करती है, टंग क्या करती है, जो सेलाइवा सीक्रेट होती है सेलेवरी ग्लैंड से, उसको सेलाइवा को फूड में मिक्स कर देती है। और जीभ में है वो टेस्ट बड भी होता है जो कि टेस्ट को है वो पता लगाता है। तो सेलाइवा जब मिक्स हो जाती है फूड में, और सेलाइवा ऑब्वियसली सी बात है एमाइलेज एंजाइम भी सीक्रेट करती है जो कि स्टार्च को वो ब्रेक डाउन कर देती है माल्टोज में, ओके। एंड यहाँ पे सेलाइवा में एक तो एमाइलेज होता है और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम भी होता है जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करता है फूड के। सो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में फूड कन्वर्ट हो रहा है और सेलाइवा से मिक्स हो रहा है, उसको बोलस हम बोलते हैं टोटली, ओके। इसके पीछे की अगर फिजियोलॉजी, हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है वो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है सेलाइवेशन, स्टिमुलेट करता है सेलाइवेशन को, ओके, इन रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस सेंसरी स्टिमुलाई लाइक विजन। हम किसी खाने को देख रहे हैं या फिर कुछ स्मेल कर रहे हैं, उससे भी सेंस आता है, या फिर टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ साउंड सुन के भी हमें है वो कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होती है, जिस वो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल ले जाती है ब्रेन की तरफ। और ब्रेन में है वो मेड्यूसा की तरफ से, मेड्यूसा में एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, सेलेवरी न्यूक्लियस होता है। एक सेलाइवा को सीक्रेट कराने के लिए एक अलग सेंटर होता है जिसे सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला बोलते हैं। सो ब्रेन में है वो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के थ्रू है वो यहाँ पे ये सिग्नल ब्रेन में जाता है, और ब्रेन है वो सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला को स्टिमुलेट करती है, जिससे वापस से है वो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है वो मोटर न्यूरॉन वापस से है वो यहाँ पे है वो माउथ की तरफ आती है, ओरल कैविटी की तरफ आती है, और सिग्नल है वो यहाँ पे जनरेट करती है। लाइक पेरोटिड ग्लैंड्स है, पेरोटिड ग्लैंड्स की तरफ वो न्यूरॉन आएगी और एसिटाइलकोलिन जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू उनको सिग्नल देगी कि आप सेलाइवा रिलीज कराओ। वैसे ही यहाँ पे है वो अलग अलग जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है उसको, उसकी तरफ भी एक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगी और सिग्नल एज ए सिग्नल लाइक एसिटाइलकोलिन जैसे सिग्नल्स के थ्रू है वो उसको बताएगी कि आप सेलाइवा रिलीज करो। तो बहुत सारा सेलाइवा इस प्रकार से रिलीज होगा। सो कैसे होगा, सबसे पहले है वो सेंस मिलेगा हमें विजन या फिर स्मेल से। सो वो सेंस है वो एक न्यूरॉन जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन की तरफ जाएगी, ब्रेन को वो सेंस देगी और ब्रेन से वो स्टिमुलेट होगा सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला, मेडुला में सेलेवरी न्यूक्लियस वो स्टिमुलेट होगा, और वहाँ से एक मोटर न्यूरॉन है वो वापस से वो सेलेवरी ग्लैंड्स की तरफ आएगी जो कि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक एसिटाइलकोलिन के थ्रू है वो उनको स्टिमुलेट करेगी, उनको बोलेगी कि आप सेलाइवा रिलीज कराओ। तो वहाँ पे है वो सेलाइवा रिलीज होगा। और यहाँ पे एक और मैकेनिज्म और चलती है सलाइवेशन को रोकने के लिए। जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं और फेटिक्स जैसी कंडीशन में, यहाँ पे सप्रेस किया जाता है इस सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला को। जैसे फियर, डर वाली स्थिति में भी सेलेवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुसा ब्रेन में इसको इनहिबिशन किया जाता है इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर नर्व्स को, जो कि सेलाइवा को रिलीज़ कराने के लिए पेरोटिड ग्लैंड्स की तरफ जाती है। तो वहाँ पे इनका इनहिबिशन हो जाता है, तो बाद में सेलाइवेशन भी नहीं होता है ड्यूरिंग स्लीप, फेटिक्स एंड फियर जैसी कंडीशन में। एंड देन दूसरी प्रोसेस होती है स्वेलिंग की। अब हमने है वो बोलस बना लिया, और बोलस है वो वापस माउथ से है वो स्टोमच की तरफ है वो इन्वॉल्व है वो होगा, वहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, उसे स्वेलन होगा। सो वहाँ पे मेस्टिकेटेड फूड है वो सेलाइवा के साथ मिक्स होकर मेस्टिकेटेड फूड है वो बोलस बनाता है, और वो बोलस देन है वो स्वेलो हो जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस में इंटर कर जाता है बोलस, ओके। देन बोलस इसोफेगस से है वो अगेन अब आएगा स्टोमच में, ओके। सो फूड और बोलस इंटर इन स्टोमच। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे हमें स्टोमच की अभी देखनी है, आमाशय की। सो अभी जो इसोफेगस में जो बोलस है वो यहाँ पे स्टोमच में इंटर करता है थ्रू दिस कार्डियक स्फिंक्टर, ओके। सो इसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि कंट्रोल कर सकता है फूड के इंटर और कब आना है इसको, कब वहाँ पे रोके रखना है, ठीक है।
सो यहाँ पे स्टोमच के आप पार्ट्स देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर वाला फंडस होता है, देन बॉडी वाला पार्ट होता है, देन एंट्रम, देन पाइलोरस वाला पार्ट होता है, एंड एट द एंड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता है तो उसके बीच में भी यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि ड्यूडेनम में इंटर करवाता है फूड को। सो यहाँ पे भोजन इसी प्रकार से यहाँ पे फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में इंटर करता है। अभी अगर स्टोमच में डाइजेशन के बारे में बात करें, डाइजेशन इन स्टोमच, सो यहाँ पे बोलस जब यहाँ पे स्टोमच में आता है तो स्टोमच की वॉल यहाँ पे HCl सिक्रेट करती है। सो वो HCl के साथ में मिक्स होता है, एंड मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है क्योंकि स्टोमच की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, एंड एसिड HCl भी यहाँ पे मिक्स होता है बोलस के साथ में, एंड बहुत सारे केमिकल डाइजेशन भी होता है लाइक पेप्सिन। सो वहाँ पे उसके एट द एंड जो बनता है बोलस से उसे बोलते हैं काइम। ओके, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और HCl से के मिलने के बाद में जो फूड वाला जो पार्ट होता है उसे काइम बोलते हैं। सो अब यहाँ पे स्टोमच की एनाटोमी अगर देखें तो ये स्टोमच की वॉल को अगर हम कट करके अगर साइड में देखें, स्टोमच की वॉल यहाँ पे अगर 3D में ड्रॉ करें वॉल को, स्टोमच की वॉल को, आपको पता है यहाँ पे 5 लेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे देखी जाती है एलिमेंट्री कैनाल्स में। अगेन ऊपर ही ऊपर वाली लेयर म्यूकोसा वाली लेयर होती है। यहाँ पे स्टोमच के अंदर म्यूकोसा वाली लेयर में बहुत सारी गैस्ट्रिक पिट्स होती है, जिसके नीचे की साइड में म्यूकोसा वाली लेयर में यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो ये आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देख पा रहे हो जो कि म्यूकोसा वाली इनर मोस्ट लेयर के यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी ये नीचे आप लेयर्स देख रहे हो सब म्यूकोसा वाली लेयर, देन ये मस्कुलरी लेयर आप देख पा रहे हो, सर्कुलरी लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलरी मसल्स, एंड देन सबसे आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा वाली होती है, ये मस्कुलरी लेयर है, यहाँ पे ये सीरोसा लेयर है। ये 5 लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। ये यहाँ पे अंदर ही अंदर इनर मोस्ट लेयर पे यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर की तरफ ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रेशन करती है गैस्ट्रिक जूसेस का, लाइक HCl, पेप्सिन्स, लाइक सिक्रेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर इस ग्लैंड्स को एक साइड में अगर अलग एक पर्टिकुलर ग्लैंड्स को अलग लेकर अगर हम देखें तो किस प्रकार की ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखती है, इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, तो बहुत सारी सेल्स होती है। लाइक अगर सेल्स को अपन ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। सो यहाँ पे सरफेस की साइड्स पे जो ऊपर ही ऊपर म्यूकोसा सिक्रेट करने के लिए सेल्स पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस म्यूकस सेल। ओके, तो ये यहाँ पे है वो म्यूकस को सिक्रेशन करती है। देन नेक साइड में म्यूकस नेक सेल्स देखने को मिलती है, ये भी म्यूकस का सिक्रेशन ही करती है। देन यहाँ पे थोड़ा नीचे पेराइटल सेल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको याद रखने में भी। तो पेराइटल सेल आपको याद रखना ही है, जो कि HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। सो पेराइटल सेल्स वही सेल्स है जो कि सिक्रेट करती है HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ओके, सो वो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से HCl रिलीज होता है इन सेल्स के अंदर। देन है वो यहाँ पे चीफ सेल्स होती है, थोड़ा नीचे की साइड में चीफ सेल्स होती है जो कि यहाँ पे सिक्रेट करती है प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम। ओके, सो पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट होता है। सो हम बोल सकते हैं कि स्टोमच में थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा बहुत लिपिड का फूड का अमाउंट है वो यहाँ पे डाइजेशन होता है स्टोमच में, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। ओके, सबसे नीचे की तरफ जी सेल्स पाई जाती है, इसी ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जी सेल्स पाई जाती है जो कि सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन हार्मोन। ओके, एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। ओके, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन ऊपर वाली जितनी भी सेल हमने देखी है उनको सारी को ये स्टिमुलेट कराती है। ये सरफेस म्यूकस सेल को भी सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करवाती है। ये पेराइटल सेल्स को गैस्ट्रिन हार्मोन पेराइटल सेल्स को भी स्टिमुलेट कराती है, HCl सिक्रेट करने के लिए ये चीफ सेल को भी स्टिमुलेट कराती है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करने के लिए, गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट करने के लिए। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक पिट की। अलग से यहाँ पे दो ये जो गैस्ट्रिक पिट्स में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखी थी हमने, वो 2 टाइप की होती है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। सो वो ओनली पैलेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये स्टोमच में ऊपर ही ऊपर फंडस और बॉडी वाला पार्ट है, वहाँ पे जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसको हम बोलेंगे ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, और जो पाइलोरी ग्लैंड्स है वो एंट्रम वाले पार्ट में पाई जाएगी। स्टोमच के जो नीचे वाले पार्ट में एंट्रम वाला पार्ट आता है वहाँ पे पाइलोरी ग्लैंड्स होती है।
फंक्शन की अगर हम बात करें, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स जो कि बॉडी एंड फंडस की साइड में होती है, वहाँ पे पेराइटल सेल्स होती है उस वाली ग्लैंड्स में, तो वहाँ पे यहाँ पे HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता हुआ हमें दिखाई देगा पेराइटल सेल्स से। एंड अगेन वहाँ पे डी सेल्स होती है एंड चीप सेल्स होती है जो कि पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पे सीक्रेट करती है। ओके, एंड डी सेल अगेन हिस्टामिन रिलीज करती है। यहाँ पे एंटेरो पाइलोरिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, जो कि एंट्रम साइड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वहाँ पे कुछ ANP सेल्स होती है, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो होती है। ओके, जो कि हिस्टामिन रिलीज कराती है, जबकि जो पीछे हमने डी सेल देखी थी ऑक्जेंटिक सेल्स में, वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवाती है। और यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड्स में जी सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करवाती है, जो कि इन सारी सेल्स को वो स्टिमुलेट करती है। ओके, एंड सो या जी सेल्स मेनली सीक्रेट है गैस्ट्रिन हार्मोन। यहाँ पे पाइलोरिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन का है वो रिलीज देख रहा हूँ। अब देखते हैं पेराइटल सेल्स के से HCl जो एसिड होता है वो कैसे रिलीज होता है। सो फॉर एग्जांपल ये एक ल्यूमन है, यहाँ पे फूड ट्रेवल करता है स्टोमच का, और ये है स्टोमच की वॉल के ऊपर वो पेराइटल सेल्स, वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में ये है वो पेराइटल सेल्स जो कि HCl रिलीज करेगी। तो वो किस मैकेनिज्म से करेगी? सो यहाँ पे CO2 यहाँ पे डिफ्यूज होके अंदर आता है पेराइटल सेल्स के अंदर, तो पास में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बनता है ही, वो डिफ्यूज होके पेराइटल सेल में आता है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स तो साइटोप्लाज्म में ही होता ही है। सो वाटर मॉलिक्यूल और CO2 यहाँ पे कंबाइंड होके एक एंजाइम के थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पे बनाता है H2CO3 एंड H2CO3 यस H2CO3 देन स्पॉन्टेनियस ब्रेक डाउन होकर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ल्यूमन की साइड में आ जाता है, स्टोमच की ल्यूमन की साइड में आ जाता है थ्रू द हाइड्रोजन पोटेशियम केटाइन एक्सचेंजर। ओके, सो हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर चैनल के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम यहाँ पे ल्यूमन की साइड में आ जाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्लोराइड एक्सचेंजर बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर चैनल के थ्रू यहाँ पे बाइकार्बोनेट बाहर चला जाता है और सेल के अंदर आ जाता है क्लोराइड आयन। ओके, और ये क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू यहाँ पे ल्यूमन की साइड में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ल्यूमन की साइड में स्टोमच के अंदर H+ भी है, Cl- भी है, तो यहाँ पे HCl बन जाता है। खैर अगर हम बात करें अब ये यहाँ पे देखो पोटेशियम और भी यहाँ पे बेसिक साइड से भी, बेस वाले साइड से भी आता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और देन है वो जितना भी पोटेशियम सेल के अंदर है पेराइटल सेल के अंदर, वो पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू है वो ल्यूमन में वापस आ जाता है। अब हमारे पास अगेन ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन भी है एंड क्लोराइड आयन भी है, तो वो दोनों मिलके HCl बना लेते हैं स्टोमच की ल्यूमन में। तो इस प्रकार से HCl का रिलीज होता है पेराइटल सेल से। और अगर हम रेगुलेशन की बात करें, किस प्रकार से रेगुलेशन होता है HCl के सिक्रेशन का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलेशन का, यहाँ पे 3 टाइप्स यहाँ पे रेगुलेशन होता है, 3 जगह से हम बोल सकते हैं। सेफेलिक फेज, सेकेंड गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड इंटेस्टाइनल फेज। ओके, सो सेफेलिक फेज में ऑब्वियसली साइट मतलब हम देख कर भी यहाँ पे स्टिमुलेट होती है, नर्व्स एंड स्मेल से स्टिमुलेट होती है, टेस्ट से स्टिमुलेट होती है। देन गैस्ट्रिक फेज में हम देखेंगे किस प्रकार से HCl का सिक्रेशन को रेगुलेशन किया जाता है। देन इंटेस्टाइनल फेज में हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेफेलिक फेज से। यहाँ पे हम सेफेलिक मतलब हेड वाले पार्ट्स की तरफ हम देखेंगे, माउथ एंड लाइक हेड वाले पार्ट में यहाँ पे आइज आ जाएगी, नोज आ जाएगा। सो वहाँ से किस प्रकार से कंट्रोल होता है HCl का सिक्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे आइज आती है जो कि फूड को देखती है, ऑब्वियस सी बात है। फूड को देखने पे भी नर्व्स है यहाँ पे स्टिमुलेट होती है, एंड देन यहाँ पे स्मेल भी आती है फूड्स की, तो वो स्मेल है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है नोज़ के अंदर, तो वो वहाँ पे नर्व्स स्टिमुलेट होती है एंड डायरेक्टली ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती है कि यहाँ पे फूड है हमारे पास में। और वहाँ से है वो वेगस नर्व्स यहाँ पे है वो स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम के थ्रू, ऑब्वियसली क्रेनियम नर्व 12 पेयर ऑफ क्रेनियम नर्व का पार्ट है, लेकिन वहाँ से वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू वेगस नर्व यहाँ पे स्टोमच की तरफ आती है, और सब म्यूकोसल प्लेक्स यहाँ पे इनिशिएशन होता है। एंड
तो वहाँ पे कुछ सिग्नल मिलता है इस न्यूरॉन्स के थ्रू, एसिटाइलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। यहाँ पे स्टोमच की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उन वाली सेल्स को सिग्नल मिलता है, लाइक म्यूकस नेक सेल को सिग्नल मिलता है म्यूकस सिक्रेशन का। एंड चीप सेल्स को यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल मिलता है पेप्सिनोजन सिक्रेट करने का। एंड पेराइटल सेल को सिग्नल मिलता है इन नर्व से ही कि आप HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कराओ। एंड जी सेल का आप सभी को पता ही है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा जो कि इन सारी ऊपर वाली सेल्स को है वो पॉजिटिवली रेगुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस पेप्सिनोजन एंड HCl रिस्पेक्टिवली। सो यस, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से कंट्रोल होता है। आइज एंड स्मेल से यहाँ पे ब्रेन में सिग्नल जाता है, ब्रेन से वेगस नर्व यहाँ पे है वो सब म्यूकोसल प्लेक्सस के थ्रू यहाँ पे इस प्रकार से सारी सेल्स को वो सिग्नल देती है। अब अगर बात करें गैस्ट्रिक फेज की, यहाँ पे गैस्ट्रिक फेज में हम बात करेंगे स्टोमच की, तो वहाँ पे किस प्रकार से रेगुलेट होता है HCl का सिक्रेशन। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक फेज की बात करें, इसका मतलब फूड यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, गैस्ट्रिक वाले पार्ट में स्टोमच में फूड आ चुका है। यहाँ पे बोलस हम बोलेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे फूड और सलाइवा मिक्सचर का है वो यहाँ पे बोलस बोलते हैं। बोलस जब आ जाता है स्टोमच में तो उसकी स्टोमच की वॉल स्ट्रेच होती है, फैलती है थोड़ी, तो स्ट्रेच होने से वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो यहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। और बिकॉज बोलस आ गया है तो केमिकल्स भी है एक, तो उन बोलस के केमिकल मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे सेंस करने वाले कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होके वो नर्व को अगेन एक्टिवेट करते हैं। नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो नर्व है वो अगेन जाके है वो इसी स्टोमच की वॉल की सब म्यूकोसल प्लेक्सेस के थ्रू ये नर्व्स है वो अगेन उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स होती है म्यूकस सेल्स एंड चीप सेल्स, पेराइटल सेल्स और जी सेल्स, उन सबको है वो सिग्नल स्टिमुलेट करती है। अगेन ये रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्टोमच है वो उसकी वॉल स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, अगेन नर्व एक्टिवेट हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सब म्यूकसल प्लेक्सेस के थ्रू इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वाली सेल्स के पास सिग्नल गया थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन। उसके बाद में इन सारी सेल्स को वो सिग्नल मिला, म्यूकस सेल को म्यूकस प्रोडक्शन कराने का, चीप सेल को पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कराने का, पेराइटल सेल्स को HCl एंड जी सेल्स को गैस्ट्रिन, जो कि इन सारी ऊपर वाली सेल्स को पॉजिटिवली रेगुलेट करती है। अगेन हमने क्या देखा, विजन या फिर स्मेल दोनों ही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, वेगस नर्वस सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू यहाँ पे पेराइटल सेल्स के पास आता है जो कि सिग्नल देता है पेराइटल सेल्स को HCl रिलीज कराने का, तो वहाँ पे HCl रिलीज होता है। अगेन यही नर्व है, यही नर्व है वो दूसरी टाइप की सेल्स लाइक एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स के पास भी जाती है हिस्टामिन रिलीज कराने के लिए। यही नर्व है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल देगी एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स को भी, जो कि यहाँ पे हमने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पाइलोरिक वाली टाइप में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा, जो कि हिस्टामिन है वो ये भी पॉजिटिवली रेगुलेट करता है पेराइटल सेल्स को HCl सिक्रेट कराने के लिए, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। एंड यही नर्व्स है वो अगेन जी सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिन प्रोडक्शन के लिए। और गैस्ट्रिन हार्मोन आपको पता ही है, ये एंटेरोक्रोमाफिन हो चाहे पेराइटल सेल्स हो, उनको सारी को स्टिमुलेट ही करता है, पॉजिटिव रेगुलेट ही करता है। तो इस प्रकार से रेगुलेशन होता है कहीं ना कहीं HCl का। अगर हम तीसरा टाइप का अगर हम देखें रेगुलेशन इंटेस्टाइनल फेज में, वहाँ पे अब अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल फेज की, नाम में ही पता चल रहा है फूड या फिर बिकॉज बोलस में भी HCl और एंजाइम वगैरह मिक्स होने के बाद में हम उसको काइम बोलते हैं। ये काइम जब इंटेस्टाइन में आ जाता है तब हम इंटेस्टाइनल फेज की बात करते हैं, तब क्या क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इंटेस्टाइनल फेज में अभी काइम या फिर फूड है वो आ जाता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डुओडेनम वाले पार्ट में। एंड अब ड्यूओडेनम में फूड वाला पार्ट आ गया, और फूड में आपको पता ही है फूड में लिपिड भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के कारण ड्यूओडेनम में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे कुछ सिक्रेशन होता है ड्यूओडेनम की वॉल से,
ठीक है, बिकॉज फूड आ गया है डुओडेनम में और फूड में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है, उसको सेंस करके डुओडेनम की वॉल है वो कुछ सिक्रेशन करती है, लाइक सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन उसको बोलते हैं। सो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो रिलीज होता है, वो इसका फंक्शन आगे हम देखेंगे। अगेन इनहिबिशन करता है ये पेराइटल सेल्स को। और जीआईपी एक और है, उसका भी सिक्रेशन होता है जिसे गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड्स बोलते हैं। ओके, ये भी डुओडेनम की वॉल से सिक्रेट होता है। और सिक्रेटिन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम डुओडेनम वॉल, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। सो सिक्रेटिन्स है वो भी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उससे यहाँ पे है वो इनहिबिट करती है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एक बार ज़रूरी नहीं है, इसका डाइजेशन होना है अभी कायम का। सो अगेन सीसीके रिलीज होता है जो कि पेराइटल सेल्स को इनहिबिट करता है एचसीएल को रोकने के लिए, क्योंकि अभी स्टोमच में डाइजेशन हो गया है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, तो एचसीएल की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सीसीके यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन पेराइटल सेल को रोकती है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स जो है वो भी यहाँ पे पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स को रोकती है। सो दोनों सीसीके है वो पेराइटल सेल को भी रोकती है और चीफ सेल्स को भी रोकती है, जो कि स्टोमच में पेप्सिनोजन और पेराइटल सेल्स जो है एचसीएल रिलीज कराती है, तो उन दोनों को रोका जाता है सीसीके और जीआईपी से। अब अगर हम बात करें केमिकल डाइजेशन इन स्टोमच में किस क्या क्या केमिकल डाइजेशन होता है। सो चीफ सेल्स में हमने देखा था, चीफ सेल्स क्या रिलीज करा रही थी, पेप्सिनोजन रिलीज करा रही थी, जो कि अगेन उसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन, जो कि तभी एक्टिव फॉर्म में आएगा पेप्सिनोजन पेप्सिन वाले फॉर्म में जब स्टोमच का पीएच होगा 3.5 से कम। ओके, तो अगर हम खाना खा रहे हैं फॉर एग्जांपल और खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पी रहे हैं, जो कि नहीं पीना चाहिए, तो अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, स्टोमच का पीएच थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाता है, बेसिक की साइड में चला जाता है, और हो सकता है वो 3.5 से ऊपर चला जाए पीएच। तो उस केस में पेप्सिनोजन अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, पेप्सिन वाली फॉर्म में नहीं आएगा, तो वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाएगा फूड का। इसीलिए हमें है वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पीएच हाई हो जाता है उसके कारण। सो यहाँ पे पीएच का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का एक्टिवेशन फॉर्म है, यहाँ पे पीएच 3.5 से कम में ही होता है। सो यहाँ पे पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है इंटू पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स के टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन एंजाइम स्टोमच में। देन सॉरी देन स्टोमच में पेराइटल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है प्रोटीन का, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, एमिनो एसिड में पूरा नहीं होता है, मोस्टली डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। जब स्टोमच से फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, तब यहाँ पे मेन डाइजेशन का फंक्शन स्मॉल डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मेन डाइजेशन का फंक्शन है वो यहाँ पे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अगेन हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट होती है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो अब्जॉर्बेटिव सेल्स और यहाँ पे सिक्रेटिव सेल्स पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, जो कि हमें सबको पता है। डुओडेनम होता है सबसे पहले वाला पार्ट, अभी हमने देखा है यू शेप। देन बाद में यहाँ पे जेजुनम वाला पार्ट आता है, देन बाद में है वो इलियम वाला पार्ट आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट होते हैं, इलियम के बाद में देन लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें डुओडेनम से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोमच की हमने बात कर ली, वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्शियली डाइजेशन होता है प्रोटीन का। देन हम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर जब हम करते हैं फूड, तो वहाँ पे डुओडेनम सबसे पहले वाला पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहाँ पे ही होता है, क्योंकि ये सिक्रेटरी साइट है फॉर डाइजेस्टिव जूसेस। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो डाइजेशन होता है फूड का वो यहीं पे होता है, डुओडेनम में होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ये वाली डुओडेनम वाला पार्ट। और बहुत सारे सिक्रेशन लाइक बाइल जूसेस है एंड पेनक्रियाटिक जूसेस है, उनके सिक्रेशन का साइट भी यही है, डुओडेनम ही है। डुओडेनम में ही इनका सिक्रेशन होता है, क्योंकि हम जब अगर डायग्राम देखें तो जो बाइल डक्ट से जो गॉल ब्लैडर का बाइल जूस आता है तो वो डुओडेनम में ही इंटर करता है। और पेनक्रियाटिक जूस है वो भी पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे डुओडेनम में ही इंटर करता है। ठीक है, सो नाउ अगर हम बात करें हम बात कर रहे थे बाइल जूस का, जो कि गॉल ब्लैडर से यहाँ पे सिक्रेट हो रहा था बाइल जूसेस,
और हम बात कर रहे थे पेनक्रियाटिक जूस, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सो बाइल जूसेस का बात करें तो वो ऑब्वियसली है, वो लीवर के थ्रू हम बोल सकते हैं, लीवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर होता है, तो वहाँ पे ये बाइल जूसेस है लीवर में है वो प्रोड्यूस होता है, देन स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, एंड गॉल ब्लैडर से यहाँ पे है वो बाइल डक्ट्स के थ्रू यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। और ये बाइल जूस है वो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, वसीयकरण में है वो यहाँ पे ये हेल्प करता है। लिपिड के छोटे छोटे टुकड़ों, लिपिड को है वो छोटी छोटी गॉबलेट्स में है वो कन्वर्ट कर देता है। और बाइल जूस में किस किस से मिलकर बना हुआ होता है वो अगर देखें तो 95% ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर्स होता है इसके अंदर बाइल जूस में। फिर बाइल साल्ट्स होता है, बाकी 5% में अगर देखें तो बाइल साल्ट्स होता है, बिलीरुबिन होता है, फोस्फोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ पे एमिनो एसिड्स भी होते हैं बहुत सारे, एंड लेसिथिन्स होते हैं, पोरफायरिन होती है, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, एंड यहाँ पे लाइक A, D, E, K कुछ विटामिन्स होते हैं, एंड देन स्टीरॉइड्स होते हैं। सो यहाँ पे स्टीरॉइड्स भी होते हैं। सो अगेन ये सब बाइल जूस में होता है, 95% वाटर होता है, बाकी बाइल साल्ट बिलीरुबिन ये सब हमने देखा। अब अगर हम बात करें पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, उसमें क्या क्या होता है। सो पेनक्रियाटिक जूस अगेन सीक्रेट होता है, आपको पता ही है, प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से। ऑब्वियसली पेनक्रियाटिक जूस है तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है उससे है वो सीक्रेट होता है। अब पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, दोनों टाइप की ग्लैंड्स है, क्योंकि यहाँ पे एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि ब्लड में है वो सिक्रेट करती है अपना सिक्रेशन हार्मोन जो कि है इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागोन, पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है जो कि ब्लड में होता है, तो वो यहाँ पे एज एंडोक्राइन भी काम कर रही है। और एक्सोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डक्ट के थ्रू डायरेक्ट ल्यूमन में सिक्रेशन होता है, सो इसलिए ये एक्सोक्राइन भी है। लाइक जैसे कि अगर पेनक्रियाटिक जूस की बात करें जो कि डायरेक्ट ल्यूमन में सिक्रेट होता है, जो कि है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो इलास्टेज है, सो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ओके, एंड प्रो न्यूक्लियस है। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये सब प्रोटीन को डाइजेशन करते हैं। ये ऑल्दो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म उनकी ट्रिप्सिनोजन की है जैसे, तो वो ट्रिप्सिन होता है एक्टिव फॉर्म, एंड काइमोट्रिप्सिनोजन है उसका एक्टिव फॉर्म होता है काइमोट्रिप्सिन, ओके। प्रो इलास्टेज है उसका एक्टिव फॉर्म होता है इलास्टेज, एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसका एक्टिव फॉर्म होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ओके। जो कि है वो अगेन नाम से पता चल जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है उसको वो डाइजेस्ट करता है। और जो प्रो न्यूक्लियस है उसका एक्टिव फॉर्म होता है न्यूक्लियस, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स बाहर से कोई आ रहा है, सो वहाँ पे न्यूक्लिक मटेरियल्स को है वो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को डिग्रेड करने में काम आता है ये एंजाइम। तो यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक जूसेज होते हैं बहुत सारे। सो अगर हम बात करें, देखो हमने बात की कि इंटेस्टाइन में जब यहाँ पे काइम आता है तो इंटेस्टाइन की वॉल, डिवेडनम की वॉल से यहाँ पे हमने देखा था कि सीसी के कोलसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, एंड यहाँ पे सिक्रेटिन भी रिलीज होता है। तो वो यहाँ पे हमने देखा था कि जो सीसी के है वो स्टिमुलेट कराता है गॉल ब्लैडर को बाइल जूस को सिक्रेट कराने के लिए, ओके। तो ये सीसी के कोलसिस्टोकाइनिन क्या क्या करता है, यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो लीवर में जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो उसको स्टिमुलेट कराता है बाइल जूस को सिक्रेट करने के लिए सीसी के। और यहाँ पे हमने ड्यूडेनम के पास में यहाँ पे पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स भी देखी थी, तो उसको भी ये सीसी के है वो स्टिमुलेट कराता है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए। सो कोलसिस्टोकाइनिन इन दोनों में ही इन्वॉल्व होता है, ये पॉजिटिव रेगुलेट करता है कोलसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज को भी पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए। और ये जो सिक्रेटिन रिलीज होता है ड्यूडेनम की वॉल से इन प्रेजेंस ऑफ काइम, तो ये सिक्रेटिन भी है वो पेनक्रियाटिक जूस को पॉजिटिवली रेगुलेट ही करती है, स्टिमुलेट ही करती है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए। सो हमने क्या बोला कि जो ड्यूडेनम की वॉल है उससे अगेन सीसी के रिलीज होता है और सिक्रेटिन रिलीज होता है, और सीसी के अगेन पॉजिटिवली रेगुलेट करता है गॉल ब्लैडर को बाइल साल्ट को रिलीज कराने के लिए, और बाइल साल्ट अगेन ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है एट द एंड। देन सिक्रेटिन वो भी ड्यूडेनम के वॉल से सिक्रेट होता है, जो कि ये अगेन सीसी के हो चाहे सिक्रेटिन दोनों पेनक्रियाज को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं,
एंड पेनक्रियास ग्लैंड्स है, उससे बाइकार्बोनेट रिलीज होता है और बाकी भी पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होते हैं। बाइकार्बोनेट होता है जो कि डुओडेनम में है वो रिलीज होता है, जो कि डुओडेनम में एसिडिक इन्वायरमेंट को है वो कम करता है, क्योंकि अगेन अभी अभी काइम आया है स्टोमच से, स्टोमच के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट था, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए यहाँ पे पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट रिलीज होता है डुओडेनम के अंदर, ताकि डुओडेनम का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक ना रहे। ठीक है, तो उसको एल्कलाइन पीएच में बनाए रखने के लिए यहाँ पे इनका रिलीज होता है। तो एल्कलाइन पीएच है वो डुओडेनम में है वो देखा जाता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम फंक्शन। ओके, जो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स रिलीज होने वाले हैं, ट्रिप्सिनोजन है और वो सब, उनको फंक्शन करने के लिए यहाँ पे एल्कलाइन पीएच की ज़रूरत रहती है, नॉट एसिडिक। ओके, सो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स वगैरह, बाइल साल्ट्स वगैरह यहाँ पे रिलीज किया जाता है। सो पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि पैनक्रियाटिक जूस में है वो ट्रिप्सिनोजन होता है एक एंजाइम। सो ट्रिप्सिनोजन सीक्रेट होता है, हमें पता ही है पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन सीक्रेट होता है। और ये जब ट्रिप्सिनोजन ड्यूओडेनम में जब आता है तो ड्यूओडेनम में एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज नाम का, ड्यूओडेनम की जो स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल है वहाँ से सीक्रेट होता है एक यहाँ पे एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, जो कि कन्वर्ट करता है इस ट्रिप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म में, जो कि है ट्रिप्सिन। ओके, सो ट्रिप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है। अगेन ट्रिप्सिनोजन जो कि सीक्रेट किया जाता है पेनक्रियास से, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कौन करता है कन्वर्ट? एंटेरोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन है अगेन आगे जो जितने भी बचे हुए पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम है, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो इलास्टेज है और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, उन सभी को ये ट्रिप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लाइक ट्रिप्सिन है वो इन सारे एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है इंटो, लाइक काइमोट्रिप्सिनोजन है तो उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रो इलास्टेज है तो उसको इलास्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है तो उसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट है वो कर देता है। ओके, सो यहाँ पे ये सारी एक्टिव फॉर्म्स है एंड अगेन इन पे है वो ये सारे एंजाइम है वो प्रोटीन के ऊपर काम करके इसका प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे कर देते हैं, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, पेप्टाइड्स का है वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन है वो स्टार्ट तो होता है स्टोमच में, हम बोल सकते हैं स्टोमच में स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ही हो पाता है। लेकिन कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है वो अगर हम बात करें तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो स्टार्ट हो जाता है ओबियसली स्टोमच में, लेकिन अभी बात करते हैं डुओडेनम के बाद में जेजुनम की, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट, जो कि मेन उसका फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन का, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन की बारी आएगी, अब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे लार्ज इन साइज का ये पार्ट है जेजुनम। एंड विलाई यहाँ पे प्रेजेंट्स होती है, तो विलाई यहाँ पे स्टार्टेड हो जाती है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है और जिससे अब्जॉर्प्शन भी है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन देखते हैं किस प्रकार से होता है। कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च जो भी हम खाते हैं, लाइक पोटैटो है, उसमें स्टार्च होता है, हम खा रहे हैं। वहाँ पे जो कि माउथ में से स्टार्ट हो जाता है इसका डाइजेशन, जो कि सेलेवरी एमाइलेज से है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कंप्लीट है उसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। ओके, स्टार्च के ऊपर जब एमाइलेज एंजाइम काम करता है तो वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी बनाता है। ओके, लाइक सुक्रोज है, ओके, माल्टोज है एंड लेक्टोज है। अभी सुक्रोज है वो डिफरेंट मोइटी से बने होता है। यहाँ पे सुक्रोज है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, और माल्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और लेक्टोज है वो ग्लूकोज और लेक्टोज से मिलकर बनता है। तो वही उन पे एक और एंजाइम उन रिस्पेक्टिवली इनके लिए काम करता है, जैसे कि सुक्रोज है उसके ऊपर है वो सुक्रेज एंजाइम काम करता है, जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जो कि अब्जॉर्ब हो सकता है एंड मोनोमर अब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, माल्टोज को 2 ग्लूकोज मोइटी में कन्वर्ट कर देगा और लेक्टोज को 1 ग्लूकोज और 1
लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मोनोमर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो सकते हैं फ्रॉम द एपिथेलियम सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि ये विलाइज इस प्रकार से वो स्टार्ट हो जाती है फोल्डेड, यहाँ पे बहुत सारी इंटेस्टाइनल वॉल होती है जेजुनम में, और इन विलाई पे भी यहाँ पे ब्रश जैसा अपीयरेंस होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। और ये यहाँ पे माइक्रोविलाई में यहाँ पे एपिथेलियम सेल्स जो होती है ल्यूमन की साइड में, जो वहाँ पे अब्जॉर्बेटिव सेल्स होती है, जैसे कि ये अगर एक सेल को बड़ी करके अगर हम दिखाएं, तो ये सेल जो हमने बड़ी करके दिखाई है वो यहाँ पे ल्यूमन की साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन में एपिथेलियम सेल्स है, जो कि अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्बेटिव सेल्स होती है। और ये जैसे कि ल्यूमन की साइड में है जहाँ पे भोजन होता है उसको एपिकल सरफेस बोलते हैं, और पीछे वाली सरफेस जो कि ब्लड वेसल्स की साइड में होती है, सब म्यूकोसा लेयर की तरफ होती है, तो वो वहाँ पे है, वो बेस वाली साइड हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे माइक्रोविलाई इस साइड में होती है, और यहाँ पे ल्यूमन की साइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और इस एपिथेलियम सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एस ग्लूट 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, एस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। तो जिससे होता क्या है, बिकॉज ल्यूमन की साइड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो है यहाँ पे डिफ्यूज़ हो सकता है विदाउट एनी नीड ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो वो तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर जा सकता है, और लेकिन ग्लूकोज है वो अंदर की तरफ नहीं जा सकता, बिकॉज ग्लूकोज अगेन अंदर भी होता है। तो ग्लूकोज को है वो अंदर जाने के लिए यहाँ पे अगेन ग्लूकोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी नहीं जा सकता है, बिकॉज उसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। तो उसके लिए है वो ये यहाँ पे सोडियम है वो एनर्जी क्रिएट करेगा, और एस ग्लूट 1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू है वो ग्लूकोज इसके सेल के अंदर आ जाएगा, और इस सेल से है वो बेस वाली सरफेस की साइड से वापस से ब्लड वेसल्स की साइड में है वो ग्लूट सेकेंड ट्रांसपोर्टर के थ्रू है वो ग्लूकोज है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ओके, और ये जो अंदर सोडियम आया है वो सोडियम बाहर चला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, बिकॉज सोडियम अगेन सेल के अंदर कम है तो बाहर ज़्यादा है, तो बाहर जाने के लिए अगेन इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू नहीं जा सकता वो। सो इसलिए यहाँ पे है वो सोडियम पोटेशियम पंप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे उसको होगी। और ये सारी एपिथेलियम सेल्स बहुत सारी है वो आपस में है वो अटैच रहती है एक टाइट जंक्शन के थ्रू, यहाँ पे लाइक बेसोलेटरल से है वो यहाँ पे अटैच रहती है टाइट जंक्शंस के थ्रू। ओके, सो अब बात करते हैं हम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से। देखो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कौन से ट्रांसपोर्टर हमने देखे, जो एपिकल सरफेस में ल्यूमन साइड में हमने देखे थे ग्लूट सेकंड, तो हमने बेस वाले साइड में देखा था, पीछे वाली साइड में जहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज आना है, तो वहाँ पे वो तो था ग्लूट सेकंड, और ग्लूट फर्स्ट के थ्रू है वो यहाँ पे ग्लूकोज है वो अब्जॉर्ब होता है, जो कि ल्यूमन की साइड में यहाँ पे हमें देखने को मिला था एस ग्लूट फर्स्ट, जहाँ से ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा था। और ग्लूट 5 भी वहाँ पे एपिकल साइड में ही होता है, ल्यूमन वाली साइड को एपिकल साइड बोलते हैं, तो वहाँ पे एस ग्लूट 5 एंड एस ग्लूट 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसी के थ्रू है वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है, और ग्लूट सेकंड के थ्रू है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर है वो जाता है। अब एमिनो एसिड के अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ये वही सेल है जो हमने बनाई है, वो वही सेल है एपिथेलियल सेल्स है जेजुनम की। सो यहाँ पे देखो होता क्या है कि सेल के अंदर है वो एमिनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ओके, और ल्यूमन की साइड में एमिनो एसिड की कंपेरेटिवली कम होती है, बिकॉज सेल के अंदर एमिनो एसिड्स होते ही हैं, ट्रांसलेशन वगैरह प्रोसेस चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे ल्यूमन की साइड से है वो एमिनो एसिड अंदर है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं आ सकता है। सो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें होता क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी भी डायरेक्ट एटीपी के थ्रू यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। अगर डायरेक्ट एटीपी के थ्रू एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा रही है थ्रू द सोडियम आयन। ओके, बिकॉज सोडियम आयन ल्यूमन में ज़्यादा है और अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ सोडियम आयन कम है, तो यहाँ पे सोडियम है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू है वो अंदर आता है, जिससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको यूज़ करके है वो एमिनो एसिड है वो बाहर से है वो सेल के अंदर आ जाता है, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर। ओके,
और यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर होता है जो कि अभी हमने पहला वाला देखा था इम्यूनो सोडियम को ट्रांसपोर्टर, जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर था, लेकिन वो इम्यूनो एसिड को कर रहा था। लेकिन जो डाई पेप्टाइड होते हैं, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स भी होते हैं, जो 2 या 3 एमिनो एसिड के बने हुए पेप्टाइड्स, सो अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना है, अब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए पेप ट्रांसपोर्टर 1 PEPT1 यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि डाई या ट्राई पेप्टाइड्स को वो सेल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। को ट्रांसपोर्ट होता है उसके साथ में हाइड्रोजन आयन। ओके, जैसे कि वहाँ पे सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे इसके साथ में हाइड्रोजन आयन है वो को ट्रांसपोर्टर होगा। अब सेल के अंदर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन बढ़ गया है, क्योंकि सोडियम के साथ में आया था इम्यूनो एसिड, तो वो सोडियम आयन अगेन सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे बेस वाली सरफेस है, मतलब पीछे वाली सरफेस की तरफ जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, वहाँ की साइड पे इस एमिनो एसिड का वो थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे नॉर्मली, बिकॉज सेल के अंदर अभी एमिनो एसिड की कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही है वो बेस साइड से है वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, सो अब अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन्स की, सो आयरन के अब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम बात करें, सो सिंपल यहाँ पे फेरेटिन और ट्रांसपोर्टिन यहाँ पे ऑल्दो यूज़ में आता है। लेकिन अगर हम बात करें लाइक ये है कोई वो एपिथेलियम सेल्स, अब जो अब्जॉर्ब करने वाली सेल्स जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड ऊपर वाली सरफेस ल्यूमन वाली सरफेस है जहाँ पे फूड वगैरह ट्रेवल करता है। सो वहाँ पे आयरन भी होगा उसके साथ में, बिकॉज हम आयरन कंटेनिंग फूड्स भी खाते हैं, तो यहाँ पे आयरन मोइटीज होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। सो आयरन यहाँ पे है वो एक DMT जो कि डाई मेथाइल ट्रांसपोर्टर होता है एपिकल सरफेस की साइड में। सो उसके थ्रू है वो फेरस यहाँ पे आयरन है वो सेल के अंदर आ जाता है, और वही आयरन है वो बेस वाली सरफेस पे, जहाँ पे पीछे वाली सरफेस पे जिस तरह है वो ब्लड कैपिलरीज होती है, उधर की साइड में इसी सेल में है वो फेरोपोर्टिन होता है एक ट्रांसपोर्टर, जो कि है वो इस फेरस को है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है ब्लड कैपिलरी की साइड में, ब्लड की साइड में। ओके, अब अगर हम बात, यहाँ पे आयरन के केस में ये दो नाम याद रखना है आपको, एपिकल सरफेस में DMT डाई मेथाइल ट्रांसपोर्टर एंड बेसिक साइड में फेरोपोर्टिन। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ल्यूमन की साइड में जहाँ पे फूड वगैरह होता है, कैल्शियम यहाँ से अब्जॉर्ब करना होता है, उधर की साइड से कैल्शियम अब्जॉर्ब किया जाता है इस एपिथेलियम सेल से थ्रू द TRPV6 से। ये बेसिकली ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल सुपर फैमिली का एक ट्रांसपोर्टर है, आपको याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। TRPV6 से यहाँ पे कैल्शियम वो सेल के अंदर आता है, एपिथेलियल सेल में अब्जॉर्ब होता है, और अंदर की तरफ सेल के अंदर की तरफ ये कैल्शियम फ्री नहीं होता है, इसको है वो यहाँ पे एक प्रोटीन के साथ में ये बाइंडेड रहता है, कैलबाइंडिन उसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारे कैल्शियम सेल के अंदर है वो कैलबाइंडिन के थ्रू है वो यहाँ पे बाइंड रहते हैं। देन वो बेस वाली साइड से अगेन कैपिलरीज की साइड में उसको वापस से ट्रांसपोर्ट करना होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो वहाँ पे है वो PMCA1B के थ्रू एक ट्रांसपोर्टर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ATPase नाम का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ATPase PMCA1B एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसका भी नाम आप याद रख लो, PMCA1B। ओके, ये ATP का यूज़ करके यहाँ पे मैंने नहीं किया, लेकिन ATP का यूज़ करके यहाँ पे कैल्शियम को ये ब्लड की साइड में, ब्लड कैपिलरीज की साइड में ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। यहाँ पे विटामिन D3 प्रमोट करता है तीनों प्रोसेस को, तो अब्जॉर्प्शन कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है विटामिन D3, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को बढ़ा के वो कर सकता है, तो वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू तीनों को प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करके एट द एंड विटामिन D3 इसमें है वो रोल प्ले है वो करता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को वो बढ़ाता है। अब बात करते हैं फैट के अब्जॉर्प्शन की। यहाँ पे ये है फैटी एसिड, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड। उसको बाइल साल्ट के थ्रू है वो इसका इमल्सिफिकेशन किया जाता है, छोटे छोटे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट इसको किया जाता है। ओके, यहाँ पे ये लार्ज फैटी एसिड को वो स्मॉल लिपिड मोइटी में वो कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द बाइल साल्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये मिसेल्स ही है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब की जाती है थ्रू द एपिकल सरफेस ऑफ जेजुनम। ओके,
सो यहाँ पे एपिथेलियम सेल्स में मिसेल्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है और ये जो छोटी छोटी लिपिड्स की मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे अगेन लाइपेज एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्ट करता है मिसेल्स के ऊपर, जो कि और ज़्यादा लिपिड का ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल सब्सटेंस में। सो ये यहाँ पे है वो जो ब्रेक डाउन किया हुआ लिपिड्स है वो यहाँ पे सेल के अंदर आके यहाँ पे गोल्जी बॉडी में आता है, गोल्जी में आके है वो पैक होता है। सो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो अगेन देखो पहली प्रोसेस होती है वो एपिथेलियम सेल्स के अंदर आता है और बिकॉज हाइड्रोफोबिक होता है तो इसको किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती नहीं है, नॉन पोलर होता है, तो अंदर आके गोल्जी बॉडी में वो जाता है, गोल्जी बॉडी में वो पैक होकर वहाँ पे उसका ट्रांसफ्यूजन होता है, वापस से बेसिक वाली सरफेस से वापस से इसका वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होके यहाँ पे उसका लिपिड मॉलिक्यूल्स का ब्लड कैपिलरीज की साइड में उसका वापस से वो यहाँ पे एक्सक्रीट आउट होता है वो सेल से, एंड देन ब्लड में है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो ये सेल से एज ए काइलोमाइक्रोन यहाँ पे है वो बाहर आता है और देन है वो ब्लड कैपिलरी में है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स में यहाँ पे है वो ये इंटर करता है। ओके, सो लिपिड मॉलिक्यूल्स लिम्फेटिक वेसल्स में है वो इंटर करते हैं। देन अब अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ओके, सो विटामिन B12 अगेन फूड सोर्स में होता है। सो फूड सोर्स में यहाँ पे है वो फूड के साथ में विटामिन B12 भी इंजेस्टेड होता है माउथ में, एंड इसके साथ में है वो हेप्टोकेरिन नाम का यहाँ पे है वो एक केमिकल है वो मिक्स हो जाता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। हेप्टोकेरिन प्रोटीन विटामिन B12 को प्रोटेक्ट करता है, जो कि सेलेवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है हेप्टोकेरिन, जो कि प्रोटेक्ट करता है विटामिन B12 को फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टोमच। ओके, स्टोमच में HCl वगैरह होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो उससे डिग्रेडेशन होने से उससे डैमेज होने से उसको बचाता है हेप्टोकेरिन विटामिन B12 को। सो जैसे ही फूड के साथ विटामिन B12 स्टोमच में आता है तो उससे वो एसिडिक एनवायरनमेंट से बच जाता है। सो जैसे ही स्टोमच से इंटेस्टाइन में जब आता है B12, वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो इसलिए हेप्टोकेरिन प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है। अब उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसको हेप्टोकेरिन को है वो डिग्रेड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर है वो यहाँ पे इसको हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन के लिए। सो जो कि पेराइटल सेल्स से है वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो रिलीज़ हुआ था, तो वो उसका इंट्रिंसिक फैक्टर का यहाँ पे रोल प्ले होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर है वो अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है विटामिन B12 को। ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि आपको पता है पेराइटल सेल्स से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर यूज सीक्रेट होता था, और इंट्रिंसिक फैक्टर का यूज यहाँ पे होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में। ये हेल्प करता है जेजुनम की यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से अब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन अब अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो कुछ इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात कर ली है। सो लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है वो स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे ये है एनस वाला पार्ट, ये है रेक्टम वाला पार्ट, और ये सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन शुरू वाला होता है, वो हम देखेंगे। और ये ट्रांसवर्स, बिकॉज ये देखो यहाँ पे सीधी लाइन है तो ट्रांसवर्स कॉलन हम बोल रहे हैं। और ये है अपेंडिक्स एंड सिक्कम वाला पार्ट, और बिकॉज शुरू वाला पार्ट है ये, तो असेंडिंग वाला पार्ट हम बोलेंगे, इसको असेंडिंग कॉलोन हम बोलेंगे। असेंडिंग कॉलोन के बाद में ट्रांसफर कॉलोन के बाद में डिसेंडिंग कॉलोन आता है, देन रेक्टम एंड एनस आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्वियस सी बात है इलियम वाला पार्ट है वो जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ पे फूड है वो कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ एनस की तरफ जाता है, जो कि इस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टेल्सिस, जो कि इनकी गैस्ट्रिक ट्रैक की बॉडी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलेटरी मसल्स के कारण। एंड यहाँ पे कोलोन में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इसका लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन यहाँ पे होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर। ओके, सो आयंस जो होते हैं, सो आयंस का अब्जॉर्प्शन और वाटर का अब्जॉर्प्शन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे CFTR प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन चैनल होता है, तो उसको आयन को अब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे CFTRs होते हैं। सो आयन का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर हम बात करें हंगर को रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है,
दो हार्मोन होते हैं हमारे पास, एक है ग्रेहेलिन जो कि हंगर को स्टिमुलेट करता है, जब भूख लगती है तब यहाँ पे रिलीज होता है, और एक होता है लेप्टिन जो कि हंगर सेटिस्फैक्टरी हार्मोन है, लेप्टिन। ओके, जब हमें भूख नहीं लगती है, हमने खाना खा लिया होता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तब यहाँ पे लेप्टिन रिलीज होता है और बताता है बॉडी को कि अब भूख नहीं लग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भूख लगेगी तो पेट पेट में खाना कम होगा, तब स्टोमच से रिलीज होगा ये ग्रेलिन, हंगर को बताएगा। और जब हमने खा लिया होता है तो ग्लूकोज वगैरह एडिपोज टिश्यू में है वो चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो एडिपोज टिश्यू हमें बता देता है लेप्टिन को सीक्रेट करके कि अभी सेटिस्फेक्शन है, अभी भूख नहीं लग रही है। तो एडिपोज टिश्यू से सीक्रेट होता है लेप्टिन, ये बात हमें याद रखनी है। सो दोनों ही ग्रेलिन और लेप्टिन हाइपोथैलेमस को ही जाके टारगेट बनाते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस में ही लेटरल साइड में यहाँ पे इसके हंगर के है वो न्यूक्लियस होते हैं, पैलेस होता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स है वो जाके है वो वहाँ से है वो आती है, बताती है कि भूख लग रही है या नहीं लग रही है। तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस में दो सेंटर होते हैं, सेटाइटी सेंटर एंड हंगर सेंटर। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रेलिन जो हार्मोन है जो कि स्टोमच से रिलीज होता है, जो कि भूख लगती है तब रिलीज होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ग्रेलिन हार्मोन है वो हंगर सेंटर पे है वो पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा उसको, और हमें पता लगेगा कि भूख लग रही है और भी आगे की प्रोसेस होगी। एंड ग्रेलिन है वो सेटेटरी सेंटर को है वो नेगेटिव रेगुलेट करेगा, और एट द अदर हैंड लेप्टिन है वो जो कि एडिपोज टिश्यू से सीक्रेट होता है, जो कि सेटाइटी सेंटर को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, हमें बताता है कि सेटिस्फेक्शन है, अभी खाना खा लिया है। और हंगर सेंटर को वो नेगेटिवली कंट्रोल करता है, हंगर सेंटर को। और ये जो दोनों सेंटर है, सेटाइटी सेंटर एंड हंगर सेंटर, दोनों ही कहाँ पे होता है? अगेन हमने बात की हाइपोथैलेमस के पास में होता है। हाइपोथैलेमस एरेक्यूएट न्यूक्लियस वहाँ पे होता है, पैलेस होता है, जहाँ पे बहुत सारी नर्व साइनेप्स होते हैं, न्यूरॉन्स होती है। सो वहाँ पे ये दोनों सेंटर होते हैं। तो इन दोनों सेंटर को इन दोनों हार्मोन्स के थ्रू है वो रेगुलेट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है रिस्पेक्टिवली। तो और उसके बाद में यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू है वो सिग्नल भेजा जाता है जो भी फंक्शन है वो कराना होता है। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। इट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो भी अगर टॉपिक कुछ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय।